देख लो हुण फोन तेरे भी कंट्रोल च नहीं, हुण साडे किवें हो जाए। बंद कर लै इहनूं, कोई फायदा नहीं। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਉਧਰ, ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। अच्छी गल है कि स्पैशलिस्ट जिहड़े ने, इकनॉमिक्स के स्पैशलिस्ट ने, पावर के स्पैशलिस्ट ने, कवितावां के स्पैशलिस्ट ने, वो बोल रहे। कई बारी मैनू थोड़ा थोड़ा शिकवा रहिंदा है, कई बारी मैं लखां दी भीड़ च कल्ला रह जांदा कि यार हुण किधर गए लिखण वाले, बाद च लिखणगे वो साडे बारे कुछ। सिर्फ विचार गोष्ठियां, सैमीनार, चाह पी के या एक दूसरे को वाह वाह करके नाल नहीं होना, प्रैक्टिकल ते आइए। हालत देखो तुसीं जाके पिंडां च, पंजाब रहण योग जगह ही नहीं रहा। इराक दे विच मेरे कोल लिस्टां पईआं, इराक दे विचों बहुत 2000 मुंडे तां असीं कढ के ले आए जो मुसल लड़ाई लगी सी। इराक वर्गा कंट्री जिहड़ा दुनिया के सब तो वध डिस्टर्ब कंट्री है, साडा यूथ उत्थे जा रहा पैसे दे के। इट मीनस साडे हालात पंजाब दे इराक तो भी बदतर ने। उत्थे सानू रोजगार मिल रहा, इत्थे नहीं मिल रहा। सऊदी अरब दे विच एवरेज एक महीने 8 तो 10 डेड बॉडियां मंगा रहा मैं। मिट्टी रुलकी 5 महीने हो गए जी, 6 महीने हो गए जी। मैं तुहानू परसों चौथे की गल दसदा, नाल पिंड रुड़का कला, उत्थे दा एक मुंडे दी मैं डेड बॉडी मंगाई। चलो साडे कोले आ गया सी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर तो मंगवा लेंगे, फॉलो कर लेंगे कीनली। वो पिता जी ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਘਰ ਪਈ ਸੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਫਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਣ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਬੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਕੌਣ ਲਾਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, मैं काफी देर नॉर्मल नहीं होया। मैं कल सीएम साहब ने दसी, वो कहती अपने बेटे 24-25 साल के बेटे जिहदी डेथ हुई पई है, उन्होंने संबोधन होकर कहती बे बिट्टू उठ पुत कर्जा ला के फिर मर जी। ਉਹਦੇ सामने कर्जा खड़ा होना। तो सानू अपने पुत्तां नू भी बैन पाने भुल गए। असीं साडे कोल होर भी इदू वड्डियां समस्यावां इन्हां ने देतियां सानू पॉलिटिशियंस ने, सिस्टम ने। मैं हर रोज लोगों को मिलता, हर रोज मैं इन्ना उदास पंजाब कदे नहीं देखा सी। मैं कमेडियन, मैनू देख के हसते होंदे सी लोग इमीडिएटली, पर हुण वो रोंदे देख रहे हैं मैं उन्होंने। सो साडा फर्ज बनता है कि आपां सारे उठीए। ये किसी सत्ता दी या कारां या सरकारां बदलण दी लड़ाई नहीं हैगी, इहनूं आपां अपनी लड़ाई बनाईए। हुण कहने आपां कि ये आ गए जी बाहरों, यूपी तो आ गए जी बंद, चंद्र शेखर आजाद, भगत सिंह होरी, राजगुरु सुखदेव जी कितों सीगे जी, पूछे कदे? ये भी सारे मुल्क चों इकट्ठे सी, बंगाल जाके मीटिंगां करदे सी, लाहौर जाके पढ़ते होंदे सी, एक्शन जाके दिल्ली करना, किते वाराणसी वाले स्टेशन तो लुक छिप के की काम करने। वो भी आजादी वास्ते लड़ रहे सी, आपां भी आजादी वास्ते लड़ रहे हैं। हजे आजादी अपने कोले आई नहीं। 15 अगस्त 1947 साडे लई एक नंबर का सवाल है। सानू चौथी पंजवीं पढ़ाउण लग जांदे ने, पेपर च आ जांदा भारत कदों आजाद होया, 15 अगस्त 1947। मास्टर कहंदा वेरी गुड, तेरा एक नंबर पक्का। आजादी नहीं साडे कोले आई है, वो लाल बत्ती वाली कारां ते महिला च रह गई उतरी। उस आजादी नूं आम लोकां दे घरां तक पहुंचाउण दी लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी दी अगुवाई च लड़ रहे हैं। किड्डा वड्डा रेवोल्यूशन, राजनीतिक चेंज आ गया एक बंदे दे अगे लगण नाल। सो इन्हों ने तो लाने ही इल्जाम, इन्हों के इल्जाम सुन के ना करिया करो, इन्हों का काम ही यह है। सो ये तो हुण साडे डंडे भी मरवाउंदे आ, किते कालियां झंडियां नहीं खड़े, किते पुतले नहीं खड़े। मेरे ते केजरीवाल जी के पुतले फूक रहे सी पिछे जे अकाली कल परसों। मैं उन्होंने कहा घट्टो घट्ट मेरे पुतले नाल जां अरविंद जी के पुतले नाल एक बार फूकण तो पहले गल तां कर लो। फांसी वाले भी आपकी इच्छा दस्सण का मौका मिलता है, तो शर्त ला लिया कि साडे पुतले भी बोलणगे कोई जथेदारों क्यों पंजाब नूं बेची जांदे हो, लैण दो भला यार, ਇੱਥੇ खड़े ने बस। सो वीरो असीं लगे पर साडा काम नहीं कल्लियां दा।
ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਐ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ 200 300 ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੇਂਜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੂਗਾ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਰਹੀ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਫਿਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਟ ਦੇਣਗੇ। ਕਦੇ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਮਾਈਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ। 1965 ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੁੰਜ ਪੁੰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੂਡ ਬਾਸਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਫੂਡ ਬਾਸਕਟ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ 84 ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 1991 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੋਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਰਡਰ ਸਾਡਾ ਸੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਆਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮੂਲ ਦੁੱਧ, ਅਮੂਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਰੂਟਸ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਘਿਓ ਦੀ, ਮੱਖਣ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਮਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਈਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਖਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਈਬਰਾਬਾਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੈਂਗਲੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਦਰਾਸ, ਚੇਨਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ,
ਇਹ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਸਿਰੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਉਹ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਣੀ 27 ਦੀ ਵੇਚ ਦਿਓ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਖੀਰਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਤਲੇ ਮਲੇ। ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ 1984 ਦਾ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੈ। ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੂਜੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਸਲੋਗਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਕੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬੜੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ। ਕਦੀ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ जी। मैनू 2 लाइनां याद आ रही हैं इन्हां दी शख्सियत नूं देखते हुए। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। जिनकी मंजिल आसमां होता है उन्हें नहीं होता डर गिर जाने का, उन्हें नहीं होता डर गिर जाने का। अरविंद केजरीवाल जी सर अपने विचार जी सारे नाल साझे करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने आज हम सब लोगों को अपने बीच में आमंत्रित किया, इतना मान सम्मान दिया, इतनी प्यार मोहब्बत दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की मीटिंग बहुत अच्छी लगी इस वजह से क्योंकि अभी तक जितनी बातें सुनी आप लोगों से, उससे आई एम रियली प्रोवोक्ड टू स्पीक एट लेंथ। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो लंबा बोलना चाहता हूँ। कई सारे मुद्दे उठे, पहले 2-3 छोटी छोटी चीज़ें जो उठी उसके ऊपर मैं बोल देता हूँ, फिर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ मैं, हम लोग क्यों आए। सबसे पहले एक प्रश्न उठा था जी, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। जाहिर है कि ऑब्जेक्टिव
हम सब लोगों का, जितने लोग इधर बैठे हैं और जितने लोग उधर बैठे हैं, हम सब लोगों का ऑब्जेक्टिव पंजाब बदलना है, पंजाब के हालात बदलना है, और हम सब लोग भारत का हिस्सा हैं। हम सबका ऑब्जेक्टिव भारत बदलना है और भारत के हालात बदलना है, इसीलिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारा मकसद सत्ता अटकाना कतई नहीं है, ना कभी था। जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसा अभी जर्नैल जी ने कहा, सत्ता एक माध्यम है, इट्स अ मीन्स टू दैट एंड दैट वी हैव। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उस तक पहुंचने का एक माध्यम है। जसवंत जफर साहब ने बहुत अच्छी बातें कही सर, आपने हमारी कई कमियों की तरफ इशारा किया। हम सब लोग इंसान हैं, इंसान से गलतियां भी होती है, मिस्टेक्स भी होती है। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू दैट यू पॉइंटेड आउट टू सम वेरी क्रिटिकल थिंग्स। हम उसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और बस एक ही चीज है सर, नीयत ठीक है। नीयत में अभी खोट नहीं है, पर चलने में कई बार लड़खड़ा सकते हैं। और एक और चीज आपको पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि नया डायपर जो है उसमें पुराना गंद नहीं आएगा। परफेक्टली न्यू डायपर। जैसा मैंने कहा कि हम सब लोग बहुत आम लोग हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। आज भी हमारे पास ना पैसा है, ना आदमी है, कुछ नहीं है। और कुछ साल पहले तक, मुझे याद है 2011 अप्रैल के महीने में अन्ना आंदोलन हुआ था, जिसकी वजह से ये देश हमें जानने लग गया। फिर उसके पहले कौन जानता था हम लोगों को? कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि चुनाव लड़ेंगे। हम सब लोग मिडिल क्लास से आते हैं, और जैसे एक मिडिल क्लास के अंदर हर बच्चा, हर आदमी ये सोचता है यार पॉलिटिक्स तो गुंडों का काम है। किसी से पूछो अपने बच्चे को क्या बनाओगे, डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर को, कोई ये नहीं कहता नेता बनाऊंगा, पॉलिटिशियन बनाऊंगा। ये लोग मेरे को नेताजी नेताजी कहते हैं, मुझे बड़ा बुरा लगता है। अरे हम भी नहीं बनाएंगे अपने बच्चे। कभी सोचा नहीं था जिंदगी में, बट जिस तरह से डेस्टिनी चलती गई, वी वर एक्चुअली फोर्स्ड इनटू पॉलिटिक्स। और अब पॉलिटिक्स में आके लग रहा है कि शायद मोस्ट ऑफ द, आई विल नॉट से 100%, बहुत सारी सामाजिक समस्याएं भी हैं इस देश के अंदर, पर 90% प्रॉब्लम्स की जड़ जो है वो राजनीति है। आज शिक्षा खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि राजनीति खराब है। आज हॉस्पिटल्स में दवाइयां नहीं है क्योंकि राजनीति खराब है। आज बसें खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। तो जब तक हम राजनीति, वी कांट ब्रश अंडर द कार्पेट एनीमोर। हमें इस राजनीति को ठीक करना ही पड़ेगा, और वो हमें और आपको ही करना पड़ेगा। मिडिल क्लास के और गरीब लोगों को सामने आके करना पड़ेगा, हम ही लोगों को सामने आना पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा। अन्ना आंदोलन हुआ। अन्ना आंदोलन क्या मांग रहा था? एक जन लोकपाल बिल, एक ऐसा कानून बना दो जी, कोई भ्रष्टाचार करे तो उसे सजा मिलनी चाहिए। मोटे मोटे तौर पे उस कानून की ये सार था कि जी एक ऐसा कानून है, इस देश में 2G हो जाता है, कोयला हो जाता है, ये हो जाता है, वो जो, किसी को सजा ही नहीं मिलती। तो एक ऐसा कानून बनाओ, देयर शुड बी सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट। कोई गलत काम करे तो सजा मिलनी चाहिए, और जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी। यही मांग रहे थे हम। उन्होंने कहा नहीं। इतना बड़ा आंदोलन हुआ। अब मुझे लगता है उनको लग रहा होता है यार कानून दे देते तो ज्यादा अच्छा था। उन लोगों ने चैलेंज करना चालू किया कि चुनाव लड़ो, खुद आ जाओ और खुद अपना कानून बना लो। हमने कई बार उनके सामने गिड़गिड़ाई कि हमारी औकात नहीं है, हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारी बिल्कुल औकात नहीं है, हम चुनाव नहीं लड़ सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास आदमी नहीं है, हमें चुनाव लड़ने नहीं आते। लेकिन उन्होंने बार बार कहा। और जो आप कह रहे थे सर, मैं आज भी वो यकीन करता हूँ कि इस देश के आम आदमी को कभी चैलेंज मत करना। जिस दिन आपने आम आदमी, क्योंकि आम आदमी बेचारा है, लेकिन जिस दिन आम आदमी उस चैलेंज को स्वीकार करके खड़ा हो जाता है, फिर आम आदमी बड़ी बड़ी ताकतों को हिला देता है। हम लोगों ने पार्टी बनाई, चारा नहीं था, कोई पार्टी बनाई। जब पार्टी बनी थी तो सारे मीडिया वाले सब लोग कह रहे थे सबकी जमानतें जब्त होगी, किसी की जमानत नहीं बचने वाली, सीट तो कुछ आनी
कहानी नहीं है। लेकिन एक साल के बाद 28 सीट आई, जो अपने आप में ऐतिहासिक था। आज तक कभी नहीं हुआ भारत के इतिहास में कि एक नई पार्टी बनी। नॉर्मली एक एमएलए की सीट के लिए पूरी जिंदगी लोग एडी चोटी का पसीना बहा देते। 28 सीट आई, क्यों आई? इसमें मैं जानना चाहता हूं 28 क्यों आई और फिर 67 क्यों आई? 28 सीट आई, वो लोग देख रहे थे, देश देख रहा था कि यार ये लड़के ईमानदार हैं। आज भी हमारे सबसे कट्टर से कट्टर लोग कहते हैं केजरीवाल की भाषा खराब है, लोग कहते हैं ये लोग लड़ते बहुत हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता ये बेईमान है। ईमानदारी के ऊपर तो हमारे जो कट्टर विरोधी हैं वो भी कह नहीं सकते कि, तो लोगों ने देखा यार ये लोग ईमानदार हैं और हिम्मत बहुत है, तो एक तरह से, और इस्टेब्लिश्ड पार्टी से लोग तंग आ चुके थे, तो एक लोगों ने मौका दिया और 28 सीट आई। 49 दिन सरकार चली। उस 49 दिन की सरकार ने इस देश के अंदर एक उम्मीद पैदा कर दी जो आज तक लैकिंग थी, जो आज मैं पंजाब पे बाद में आऊंगा। एक ऐसी उम्मीद पैदा की कि हाँ कुछ हो भी सकता है। नहीं तो लोगों को लगता था यार अब ये देश बदल नहीं सकता, अब कुछ नहीं हो सकता इसका। वो उम्मीद उस 49 दिन से पैदा हुई। उस 49 दिन के अंदर 3 चीजें ऐसी की हम लोगों ने जो कि बाद में जनता को याद रही। 2 तो छोटी चीजें थी। बिजली का बिल आधा कर दिया। उस टाइम जब हम चुनाव में घुमा करते थे, लोग बिजली के बिल को लेकर बहुत ज्यादा नाराज दुखी थे। मतलब पूरा 4-4, 5-5 हजार रुपए का नाप शनाप बिजली के बिल आने लगे थे। हमने बिजली का बिल आधा कर दिया, पानी मुफ्त कर दिया, पानी से भी। लेकिन ये जो सबसे बड़ी चीज की जो कि कोई नहीं कर सकता था, 49 दिन के अंदर दिल्ली से करप्शन लगभग खत्म हो गया था। 49 कैसे किया? हमारे पास एक एंटी करप्शन ब्रांच थी। पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं है, लेकिन एंटी करप्शन ब्रांच होती थी जो मुख्यमंत्री के सीधे अंडर में आती थी। हमने 10-15 दिन के अंदर करीब 40-50 अफसरों को उठा के जेल में डाल दिया। कहीं से शिकायत आती थी जी मेरे से पैसे में उठा के जेल। मैसेज ऐसा चला गया पूरी ब्यूरोक्रेसी के अंदर कि अब अगर कोई करप्शन करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा, पंजाब के बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के लोग हैं जो दिल्ली अपने ट्रक लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्ट की कंपनीज हैं। कईयों ने बताया जी एक दिन में हमें मतलब हर चौराहे पे पैसे देने होते हैं, बंधे हैं पैसे उनके। 1-1 लाख रुपए हमें देने, कहते सारे पैसे बचने चालू हो गए। 1-1 लाख रुपए की रिश्वत एक दिन में दिया करते थे, सारे पैसे बचने चालू हो गए। 49 दिन के अंदर आइसक्रीम वाला आइसक्रीम की वो लगाता है, रेडी वाला रेडी लगाता है, उसकी बेचारे की उसको 7-7, 8-8 हजार रुपए महीना पुलिस वालों को रिश्वत देनी पड़ती है। वो उसकी सेविंग होनी चालू हो गई। उनकी एक तरह से 100% कमाता कितना होगा? 10,000 रुपए महीना कमाता होगा नेट, और 7,000 तो उसकी 17,000, 18,000 रुपए उसकी इनकम होगी। इंडिया गेट के ऊपर रेडी वाले लगाते। ये जो लोगों ने बदलाव देखा वो कभी देखा नहीं था। मतलब ऐसा हो भी सकता है, लोगों ने कभी सोचा नहीं था। और जो आखिरी काम हम लोगों ने किया कि मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, जो कि आज तक किसी की मतलब जो दूसरी पार्टियां हैं वो मुकेश अंबानी जी से थर-थर कांपती हैं, उनका नाम लेने से थर-थर कांपती हैं। उसके कारण आप सब लोग जानते हैं। हमारी पहली पार्टी थी कि हिम्मत थी, बाय नेम ऊपर से नीचे तक सारी ब्यूरोक्रेसी कांप रही थी। मुझे याद है कि वो उसके ऊपर मैंने मुख्यमंत्री होते हुए ऑर्डर किया था, फाइल रजिस्टर एफआईआर अगेंस्ट दिस मोइली साहब, अगेंस्ट मुकेश अंबानी और 2 डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन्स और एक और थे, इनके खिलाफ मुझे ऑर्डर करने पड़े, तब जाके एफआईआर दर्ज हुई। तो एक लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस जागा, लोगों ने काम देखा। उसका कारण था कि अगली बार 67 सीट आई थी। लोगों को वो 49 दिन वापस चाहिए थे। वो उम्मीद जो पैदा हुई, उस उम्मीद ने वो 67 सीट दी। पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो काम किया हम लोगों ने, इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद, आप लोग रोज देख रहे हैं, उन कठिनाइयों को यहाँ जिक्र करने की जरूरत नहीं है कि केंद्र सरकार का कितना ज्यादा हस्तक्षेप है। उसके बावजूद जो काम किया गया उसका मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा। लेकिन आज उस काम की वजह से पंजाब के अंदर वो उम्मीद जागी है, गोवा के अंदर आज वो उम्मीद जागी है। मैं गुजरात गया था, गुजरात मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं तो दिल्ली के अंदर
दिल्ली से मैं 1-1.25 साल तक दिल्ली से बाहर नहीं निकला। मैंने कसम खाई थी कि मैं दिल्ली के बाहर नहीं जाऊंगा। दिल्ली वालों ने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी है कि मैं पहले हम लोग दिल्ली को ठीक करेंगे, लेकिन अब इन्होंने ऐसा हाल कर दिया वहां पे कि कुछ भी पावर, मेरे पास कुछ पावर नहीं बची है। एज चीफ मिनिस्टर मैं अपने पीएम को ट्रांसफर नहीं कर सकता। इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया, इट हैज कंप्लीटली टेकन अवे आवर पावर। तो उसके बावजूद हम लोगों ने इतना काम किया। अभी थोड़े दिन पहले मैं गुजरात गया था, सोमनाथ मंदिर, राजकोट पे उतरा और राजकोट से सोमनाथ मंदिर 4 शहर बीच में आए। हमने किसी को कुछ नहीं बताया था। चारों शहरों में जब हमारी गाड़ी शहर से गुजरी, पूरा का पूरा शहर सड़कों के ऊपर था हमें मिलने के लिए। दोनों तरफ सड़कों के, पूरा का पूरा शहर, चारों शहरों से। वो जो उम्मीद जागी है दिल्ली के कामों से, तो 2 फैक्टर्स हो रहे हैं दिल्ली के अंदर भी। वो दोनों फैक्टर्स थे, एक, लोग इस्टेब्लिश्ड पार्टी से तंग आ चुके हैं। वो पहले भी तंग थे, लेकिन पहले ऑल्टरनेट नहीं था। दूसरा, आम आदमी पार्टी से अब एक उम्मीद की किरण नजर आई है लोगों को। तो जैसे जफर साहब कह रहे थे कि एक्चुअली हमारे देश में नेगेटिव वोटिंग होती है। जो आप डायपर की एग्जाम, इट्स अ नेगेटिव वोटिंग। एक बार कांग्रेस को, एक बार अकाली को। क्यों? कांग्रेस को वोट देते हैं, लेकिन 5 साल में इतने नाराज हो जाते हैं, इतने नाराज हो जाते हैं कांग्रेस से कि फिर अकाली दल को वोट नहीं देते, हम कांग्रेस को हराने के लिए वोट देते हैं। और फिर अकाली दल को वोट देते हैं, फिर इतने नाराज हो जाते हैं, इतने नाराज हो जाते हैं, इस बार हम कांग्रेस को हम वोट नहीं देते, हम अकालियों को हराने के लिए अगली बार वोट देते हैं। कभी भी उम्मीद की वोट नहीं पड़ती। 67 सीट उम्मीद की वोट थी, और अब पंजाब का चुनाव जो है वो उम्मीद की वोट होगा। उम्मीद के लिए लोग, मैं कुछ चीजें, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, आपको पता भी होगा, लेकिन दिल्ली के अंदर चंद काम जो हुए हैं, वो जो एक्सपीरियंसेस हमारे हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक तो ये कि मैं बार बार इट वॉज अ बिलीफ इनसाइड मी बिफोर वी एंटर्ड पॉलिटिक्स, लेकिन अब वो कंफर्म हो गई है हमारा एक्सपीरियंस है। सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। नीयत खराब थी अभी तक इन लोगों की। अच्छी नीयत वाले लोग आते हैं, उसी पैसे के अंदर इतने काम हो जाते हैं, इतने काम हो जाते हैं। हमने दिल्ली के अंदर बिजली के रेट आधे किए। सब्सिडी थी 1,500 करोड़ रुपए की, हमने 1400 करोड़ की सब्सिडी। कहां से सब्सिडी? पैसे बचाए तभी तो दी, अपनी जेब से थोड़ी दी। आप ही लोगों के पैसे थे, जनता के पैसे थे, जनता के पैसे बचाए और उससे हम सब्सिडी दी। बिजली के बिल आधे कर दिए, लेकिन साथ साथ पहली बार वहां पे दिल्ली के अंदर, आप सबको पता है, बिजली कंपनियां प्राइवेट हाथों में है, रिलायंस और टाटा के पास है। उन्होंने इतनी लूट मचा रखी थी। पहले जब हम बाहर होते थे, एक्टिविस्ट होते थे, तो खूब उनके खिलाफ आंदोलन किया करते थे, हम मांग करते थे ऑडिट होना चाहिए। दोनों पार्टियां कहती थी जी ऑडिट हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कहते थे स्टे लगा हुआ है ऑडिट के ऊपर। जब हमारी सरकार आई, फाइल मंगा के देखा तो पता चला कोई स्टे नहीं था। झूठ बोल रहे थे हमारे, कोई स्टे नहीं था। हमने सीएजी का ऑडिट ऑर्डर किया इन दोनों कंपनियों का, 8,000 करोड़ रुपए का घपला निकला उसमें, 8,000 करोड़ का, दोनों कंपनियों का। लेकिन दुर्भाग्यवश ये कि जिस टाइम वो रिपोर्ट पब्लिक होने वाली थी, रिपोर्ट हो गई, सीएजी का ऑडिट फाइनल हो गया, सीएजी ने हमें रिपोर्ट की कॉपी भेज दी, ड्राफ्ट कॉपी, और रिपोर्ट जिस दिन रिलीज होने वाली थी उससे 2-4 दिन पहले वो हाईकोर्ट से ऑर्डर ले आए that CAG audit of electricity companies is not in public interest. This was the Delhi High Court order, and therefore the entire CAG report is hereby quashed. उन्होंने पूरी की पूरी CAG रिपोर्ट को क्वैश करा लिया, और अब हम सुप्रीम कोर्ट गई हुई है दिल्ली सरकार। लेकिन अगर 8,000 करोड़ रुपए का जो घपला था वो भी हम लोग इंप्लीमेंट कर देते, दिल्ली के अंदर बिजली के रेट चौथाई हो जाते। अभी हमने आधे किए हैं, चौथाई हो जाते। पानी के अंदर हमने खूब जबरदस्त काम किया। ये बड़े दुख की बात है कि देश की राजधानी के अंदर अभी भी पाइप से पानी नहीं जाता। ढेरों कॉलोनियां, कम से कम 10-15% कॉलोनियां ऐसी हैं जहाँ पे पाइप से पानी नहीं जाता, टैंकरों से पानी जाता है। लोग अभी भी अपने घर से बाल्टी उठा उठा के लाइन में लगते हैं, सुबह टैंकर से पानी ले लेके घर पे आते हैं। 263 कॉलोनियों के अंदर एक साल में 263 कॉलोनीज के अंदर हमने पाइपलाइन बिछवाई और पाइप से पानी पहुंचाया। 10 साल में इतनी कॉलोनीज के अंदर पानी नहीं पहुंचा जितना एक साल के अंदर हमने 263 कॉलोनियों के अंदर हमने पाइप से पानी पहुंचाया। आपके दोस्त होंगे द्वारका में, अगर आप फोन करके पूछे, द्वारका के लोग तो बहुत ही खुश हैं। 30 साल 40 साल से पानी नहीं आया था। द्वारका है, बवाना है, संगम विहार है, 263 कॉलोनियों के अंदर पानी पहुंचाया।
और हमने ऑर्डर कर दिया 2017 तक, दिसंबर 2017 तक सारी दिल्ली के हर घर के अंदर पीने का पानी पहुंचेगा, और पानी ऐसा पहुंचेगा कि टूटी खोलो तो सीधा टूटी से पानी पी सको। मुझे याद है जब हम बच्चे होते थे जी, आरओ का कभी नाम ही नहीं सुना था, ये तो अभी आ गई आरओ और फिल्टर, और ये कभी सुना था हम लोगों ने? बच्चे तो सीधे ओक लगा के हम लोग टूटी से पानी पी लिया करते थे। ये तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री चल रही है जिसने हमें इसमें जाल में। तो मैंने जल बोर्ड को हम लोगों ने कहा है कि भाई टूटी से पानी खोलो, सीधा पानी पीने का होना चाहिए, तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और दिसंबर 2017 तक आई एम श्योर दैट वी शुड बी एबल टू अचीव दैट। सबसे ज्यादा काम हमारा एजुकेशन और हेल्थ में हुआ। हेल्थ के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया हम लोगों ने, पीतमपुरा की झुग्गियों के अंदर एक 2 कमरे का एयर कंडीशन क्लिनिक, एक डॉक्टर बैठती है, उसमें 212 टेस्ट होते हैं, उसमें सारी दवाइयां फ्री, डॉक्टर फ्री और सारे टेस्ट फ्री। और कुछ टेस्ट तो ऐसे हैं जो 1000 1100 रुपए के टेस्ट है, सारे टेस्ट फ्री। और उसकी इतनी तारीफ हुई, इट्स क्वाइट अ स्वैंकी क्लिनिक, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा माहौल है अंदर, और झुग्गी बस्ती के अंदर, गरीब एरिया के अंदर लोगों को यकीन नहीं होता था। उस किस्म की डिस्पेंसरी पहले जब बना करती थी, 5 करोड़ रुपए की डिस्पेंसरी बनती थी पहले, 20 लाख रुपए के अंदर हमने ये क्लिनिक बनाया। और उसके बाद यूएस से, वॉशिंगटन पोस्ट से, शिकागो ट्रिब्यून से रिपोर्टर्स आए, उन्होंने उसको पढ़ा, फ्रांस से रिपोर्टर्स आए, उन्होंने उसको देखा, उसकी खूब फ्रांस के अंदर तारीफ हुई, अमेरिका के अंदर तो द हेडलाइन ऑफ वॉशिंगटन पोस्ट वाज कैन अमेरिका लर्न फ्रॉम दिल्लीज मोहल्ला क्लिनिक्स। तो पहला मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने 6-7 महीने चला के देखा, बहुत अच्छा चला। अब 100 मोहल्ला क्लिनिक बन चुके हैं, और 31 दिसंबर तक 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का हमारा टारगेट है। अभी 3 महीने के अंदर उसके टेंडर वेंडर सब हो चुके हैं। ये छोटी चीज नहीं है, 1.5 साल की सरकार के अंदर 1000 डिस्पेंसरी, मोहल्ला क्लिनिक इज अ डिस्पेंसरी, 1000 डिस्पेंसरी अगर आप बना दें, बहुत मुझे लगता है कि बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। पूरे दिल्ली के लिए हमने 3 टियर मेडिकल हेल्थ सिस्टम हम लोगों ने डिजाइन किया है। सबसे नीचे है मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक इज अ नेक्स्ट डोर क्लिनिक, मतलब 1000 मोहल्ला क्लिनिक बन गए तो आप ये मान के चलो कि आपके घर से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको एक क्लिनिक मिल जाए। तो खांसी जुकाम छोटी मोटी बीमारियां आप मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, इलाज कराइए और दवाई ले आइए। सेकेंड लेवल हमारा है पॉली क्लिनिक। पॉली क्लिनिक के अंदर 8 किस्म के स्पेशलिस्ट हम लोग रखते हैं, उसमें हड्डियों का डॉक्टर, महिलाओं का डॉक्टर, बच्चों का डॉक्टर, 8 किस्म के स्पेशलिस्ट हैं। उसमें कुछ मशीनें भी ले रहे हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीन है, एक्सरे की मशीन है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन उसमें एडमिशन नहीं है। और तीसरा फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। 122 पॉली क्लिनिक खोलने हैं, 1000 मोहल्ला क्लिनिक, 122 पॉली क्लिनिक, 22 पॉली क्लिनिक बन चुके हैं, 100 और बनने हैं, वो 31 मार्च तक बन जाएंगे। पॉली क्लिनिक में आप लोग जाके देखिए, आप में से कोई दिल्ली आए तो मुझे बताइएगा, हम लोग आपको यहाँ पे लेके जाएंगे। पॉली क्लिनिक जो पश्चिम बिहार का जो पॉली क्लिनिक है वो एक्चुअली अमीर एरिया में बना है, इट्स इन अ मिडिल क्लास कॉलोनी, और सारे लोग वहां जाते हैं। कभी सुना है मिडिल क्लास के लोग सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हैं अपना? वो सारे जाते हैं। मैं एक दिन वैसे ही घूमते फिरते उधर घुस गया और वहां बड़े अच्छे परिवारों के लोगों को देखा है। दे सेड कि सर ये आपका पॉली क्लिनिक एक्चुअली कंपेयर्स विद फोर्टिस एंड मैक्स, उन अस्पतालों से भी ज्यादा अच्छा है। अंदर का जो एनवायरनमेंट है सेंट्रली एयर कंडीशन है, सब कुछ है। एंड द थर्ड लेवल इज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। उसमें भी जितने हमारे दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स हैं सबके अंदर हमने एक चीज डिसाइड की है कि हेल्थ और एजुकेशन ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार अपने लोगों को, एंड वी फील इट्स अ फंडामेंटल राइट कि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले और अच्छी शिक्षा मिले, ये दोनों देना सरकार की जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर हम काफी एम्फेसिस कर रहे हैं। हमने बजट भी इसका एजुकेशन का डबल किया था और हेल्थ का 1.5 टाइम्स किया था। तो हमने सारे दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में सारे टेस्ट फ्री कर दिए हैं, सारे डायग्नोस्टिक्स फ्री कर दिए हैं, सारे मेडिसिन फ्री कर दिए हैं। आपकी महंगी से महंगी कोई भी दवाई हो, आपको दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में आज फ्री मिलती है। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा, ये जितनी चीजें मैं कह रहा हूँ एक्चुअली बहुत सस्ती हैं। जैसे सारी दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दवाइयां फ्री करने का हमारा बजट 350-400 करोड़ रुपया है, व्हिच इज नथिंग।
ये जितनी 20-20 लाख रुपए के अंदर हमारे क्लिनिक बन रहे हैं, तो मोहल्ला क्लिनिक 200 करोड़ रुपए के अंदर हमारे 1000 मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, विच इज नथिंग एक्चुअली। फिर हम स्कूलों के अंदर, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बुरा था। टॉयलेट्स नहीं थे, लेडीज टॉयलेट्स नहीं थे, लड़कियों को अगर बाथरूम जाना हो तो वो अपने घर जाती थी और फिर वापस क्लास में फिर वापस थोड़ी आती थी घर जाने के बाद। तो कोई टॉयलेट नहीं थे, पीने का पानी नहीं था। तो सबसे पहले हमने 4-5 चीजें आइडेंटिफाई की कि ये बेसिक फैसिलिटीज तो हमने सारे स्कूलों के अंदर वॉर फुटिंग के ऊपर, दिल्ली सरकार के 1100 स्कूल है, सारे स्कूलों में पीने के पानी का इंतजाम किया, सारे टॉयलेट्स बनवाए, टॉयलेट साफ रखने का इंतजाम किया, स्कूल की सफाई का इंतजाम किया, सिक्योरिटी गार्ड्स का इंतजाम किया। ये चीजें हमने पूरे सारे स्कूलों में तुरंत की कुछ महीनों के अंदर। फिर हमने देखा एक क्लास के अंदर 200-200 बच्चे बैठे हैं। 200 बच्चे एक क्लास में बैठ नहीं सकते और टीचर पढ़ा नहीं सकता। सो हम टीचर्स को कैसे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें? तो पूरे दिल्ली के स्कूलों की हमने मैपिंग कराई, किस क्लास में कितने बच्चे हैं और कितने नए क्लासरूम किस स्कूल में बनने की जरूरत है। आप 1 साल के अंदर हम लोगों ने 8000 नए क्लासरूम्स बनवाए हैं, बन के तैयार हो चुके हैं। 8000 न्यू क्लासरूम्स इन 1 ईयर। 8000 क्लासरूम का क्या मतलब हुआ? अगर एक स्कूल के अंदर नया स्कूल अगर बने तो कितने उसमें क्लासरूम होंगे? 40 के करीब क्लासरूम होंगे। तो आप ये मान के चलो 8000 क्लासरूम का मतलब 200 नए स्कूल बनवा दिए हमने 1 साल के, 200 नए स्कूल। और इसके अलावा 40 नए स्कूल और, तो 240 नए स्कूल 1 साल के अंदर इन्होंने बनवाए हैं। और फिर मनीष सिसोदिया एक्चुअली पागल है, ही इज द शिक्षा मंत्री। वो बिल्कुल एजुकेशन के लोग को लेके बिल्कुल पागल है। सुबह उठ के पहले 4-5 स्कूलों को वैसे ही रैंडमली सरप्राइज चेक करके आता है। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल्स और टीचर्स को हमने IIM और US, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इन सब के अंदर हमने ट्रेनिंग के लिए भेजना चालू किया। अभी 80 गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल्स हार्वर्ड से ट्रेनिंग लेके आए हैं। तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागता है। दे फील, आपको उनको मोटिवेट करना है, स्कूल के टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को मोटिवेट करना है आपको अच्छा काम करने के लिए। तो उनको हमने ट्रेनिंग करने के लिए IIM अहमदाबाद जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, लंदन से अभी ट्रेनिंग करके आए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स US गए थे ट्रेनिंग कर लिए, टीचर्स जा रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए। अब उनको लगता है कि हाँ यार ये सरकार जो है ये सीरियस है एजुकेशन को लेके। और अब वो, इस बार हमने पेरेंट टीचर मीटिंग की। सरकारी स्कूलों में कभी पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं हुई थी। पेरेंट टीचर मीटिंग जो हुई वो एक अद्भुत दृश्य था। 76% ऑफ द पेरेंट्स टर्न्ड अप। जितने हमारे 16 लाख बच्चे हैं, 16 लाख बच्चों का 76% आप लगा लो, लगभग 13 लाख पेरेंट्स अपने टीचर से मिलने के लिए गए थे उसमें। इट वॉज अ फेस्टिवल इन ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स, एक तरह से त्योहार था। और कई टीचर्स से जब हम बाद में मिले कि आपका कैसे, टीचर्स की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा जी हम लोग ये सोचते थे गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, ये रिक्शे वाला है, ये आया है, ये अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। कहते आज जब हम उनसे लोगों से मिले तो हमें लगा कि ये सबसे ज्यादा इनका इंटरेस्ट अपने बच्चे की एजुकेशन के अंदर है। रेडी वाला है, ये मतलब इनको ये लगता था ये बच्चे पे ध्यान नहीं देते, पर उनको लगा कि पहली बार उन लोगों को लगा कि कितना ज्यादा अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। दे डोंट हैव एन ऑप्शन बट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू गवर्नमेंट स्कूल। तो एजुकेशन के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। मुझे कॉन्फिडेंस है कि 2 साल के अंदर हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों को ऐसा कर देंगे कि लोग अपने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से हटा के सरकारी स्कूलों के अंदर। अब जो नए स्कूल हमारे बन रहे हैं सरकारी स्कूल, पुरानों का तो आर्किटेक्चर, नए स्कूलों के लिए वी हैव हायर्ड द बेस्ट आर्किटेक्ट्स। और उसकी जो बिल्डिंग बन रही है, स्विमिंग पूल्स बन रहे हैं अब नए सरकारी स्कूलों के। अभी कुछ आप इनकी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर एक स्कूल बना है, उसमें स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल सरकारी स्कूलों के अंदर बन रहे हैं और नए हमने बेस्ट आर्किटेक्ट्स हायर किए हैं, तो ताकि वो एनवायरनमेंट भी सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों को एनवायरनमेंट भी DPS और उस किस्म का एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, सो दैट दे आल्सो फील दैट दे आर हैविंग अ क्वालिटी एजुकेशन। इस बार बच्चे +2 में रिजल्ट आया, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। 10वीं के और +2 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं इस बार बच्चों के। तो वो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। प्राइवेट स्कूलों को पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइवेट स्कूल हर साल, और ये मुझे बताया गया पंजाब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्राइवेट स्कूल हर साल अनाप शनाप फीस बढ़ाते हैं।
लूट मचा रखी थी, यहाँ भी ऐसे ही है मेरे ख्याल, बहुत ज्यादा है। और अनाप शनाप फीस बढ़ाते हैं, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। मैंने आपका पढ़ा पूरा, उसमें वन ऑफ द पॉइंट्स यही है आपका, अनाप शनाप फीस बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? किसी पार्टी ने उनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया, किसी पार्टी ने उनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया। क्यों नहीं किया? दो कारण है, एक तो नेताओं के अपने स्कूल है, और दूसरा कारण यह है कि हर नेता को अपने रिश्तेदार ये वो उनके बच्चों को एडमिशन कराना होता है कि हर एक का वो बंधा हुआ है इस स्कूल में। साल के शुरू में एडमिशन के टाइम में सिफारिशें चलती हैं, फिर पैसे चलते हैं, कोटा होता है। मुख्यमंत्री को भी अपने 20-25 यार दोस्तों के सिफारिश करनी पड़ती है उसको। मेरे को 2 साल हो गए, एक भी बच्चे की मैंने सिफारिश नहीं की अभी तक किसी भी स्कूल के अंदर, एक भी बच्चे की। मेरा अपना बेटा, मैं पहले उधर रहता था गाजियाबाद में, आप सब लोगों को पता होगा, कौशाम्बी में रहता था। मेरा बेटा नोएडा जाता है पढ़ने के लिए। मैं आज अगर चाहूं तो किसी भी दिल्ली सरकार, दिल्ली के किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर एडमिशन करा सकता हूं, एक फोन करने की जरूरत है। लेकिन मेरे को पता है अगर मैंने अपने बेटे को वहां से निकाल के यहाँ किसी स्कूल में एडमिट कराया तो फिर उसकी फीस नहीं रुकवा पाऊंगा। जिस स्कूल में मैं एडमिट कराऊंगा वो कहेगा जी आपके कहने से आपके बेटे को एडमिशन दिया था, थोड़ी सी रियायत कर दो। मैंने अपने बेटे को नहीं कराया। मनीष का बेटा अभी भी गाजियाबाद जाता है पढ़ने के लिए, मनीष शिक्षा मंत्री है, उसने भी अपने बेटे को वहां से नहीं निकलवाया, वो अभी भी दिल्ली से गाजियाबाद जाता है रोज उसका बेटा पढ़ने के लिए। एक भी बच्चे की हमने किसी भी स्कूल में सिफारिश नहीं की, किसी एमएलए ने नहीं की, किसी एमएलए ने अपने बच्चों की सिफारिश नहीं की। इसी वजह से आज हमारे अंदर ताकत है स्कूलों को कहने की अगर तुमने फीस बढ़ाई तो फिर देख लेंगे तुमको। तो इस बार दिल्ली सरकार के अंदर, दिल्ली के अंदर किसी भी प्राइवेट स्कूल को हमने फीस नहीं बढ़ानी थी। कईयों ने बढ़ाई थी फीस, उनको ऑर्डर जारी किए, उन फीस कम करवाई, और जितनी फीस बढ़ी थी वो रिफंड करवाई एक्चुअली पेरेंट्स को। वो मेरे पास कॉपीज है जो रिफंड हुई है फीस, पेरेंट्स को वो रिफंड करवाई फीस। ये सारे स्कूल चले गए, वो कोर्ट चले गए, कोर्ट में हमने बेस्ट वकील हायर किया, कोर्ट में हार गए ये लोग स्कूल वाले, और सरकार जीत गई कि हाँ फीस फिक्स करने के पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। और अब हमने करीब 400 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक पैनल बनाया है कि कोई भी स्कूल अगर अपनी फीस बढ़वाना चाहेगा इस चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो स्कूल अब बढ़ाने को तैयार नहीं, हमको लग रहा है यार पिछला और खुल जाएगा हमारा, इतना जितनी है इतना ही रहने दो। उसी तरह से किसानों के लिए बहुत किया, लेकिन दिल्ली के अंदर किसान नेचुरली बहुत कम है। सबसे ज्यादा हम लोगों ने 20,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से हमने फसलों का मुआवजा दिया है, विच इज सपोज टू बी द हाईएस्ट इन द कंट्री। और अब दिल्ली में पंजाब के अंदर जो मैनिफेस्टो बन रहा है उसमें भी 20,000 रुपए एकड़ का हमने मुआवजा रखा है। सबसे ज्यादा लैंड एक्विजिशन होता है, किसान बहुत नाराज होता है लैंड एक्विजिशन में। जो जमीन के दाम दिए जाते हैं वो औने पौने दाम देती है सरकार, और औने पौने दाम फिर अपने भाई बंधुओं को दे देती है कि मतलब इट्स अ ह्यूज स्कैम। लैंड एक्विजिशन इज अ ह्यूज स्कैम। पहली बार हम लोगों ने जब हमारी सरकार बनी तो 53 लाख रुपए एकड़ का दाम था। आपको ये ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन दिल्ली के हिसाब से 53 लाख रुपए कुछ नहीं है। वहां पे मार्केट रेट 3 से 4 करोड़ था, तो हम लोगों ने 4 करोड़ रुपए उसका दाम बढ़ा के कर दिया कि अब अगर दिल्ली के अंदर कोई जमीन ली जाएगी तो 4 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाएगा। तो किसान उससे बहुत खुश हुए। आप यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स और वो बैठे हैं। वैट के अंदर हमने इस बार बजट के अंदर अक्रॉस द बोर्ड हम लोगों ने वैट के रेट्स जो हैं 12.5% की स्लैब वाले बहुत सारे आइटम्स को एकदम से कम करके हमने 5% पे हम लोग ले आए। इसमें कपड़ा, मिठाई, नमकीन, मार्बल, लकड़ी, बहुत सारे आइटम्स के ऊपर हमने सीधा 12.5% से घटा के हमने 5% पे कर दिया। मेरे को याद है जब हम विधानसभा में बजट प्रेजेंट करके बाहर निकले तो वो मार्बल वाले सामने खड़े थे एंड दे वर कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड। उन्होंने कहा जी हमने आज तक ऐसी सरकार नहीं देखी, नहीं तो 1% टैक्स कम कराने के लिए हमें पता नहीं कितने करोड़ रुपए देने पड़ते थे। बोला आपने हमसे 1 पैसा नहीं लिया। हमारी एक मीटिंग हुई थी, वो आए थे, एक मीटिंग हुई थी, हमने आपको समझाया कि क्यों कम होना चाहिए और आपने सीधा 12.5% से 7.5% आप लोगों ने कम कर दिया, हमारा 5% कर दिया। वो बहुत एक जो सबसे बड़ी बात हुई, 3 आइटम्स के ऊपर हमने टैक्स गलती से बढ़ गया। गलती से कैसे बढ़ गया? कपड़े के ऊपर 3 स्लैब थे, 500 के नीचे, 500 के ऊपर और शायद 2000 या 3000 के ऊपर, ये 3 स्लैब्स थे।
तो टैक्स कमिश्नर ने आके हमें कहा जी इसको, इसकी वजह से चोरी बहुत होती है टैक्स की, इसको यूनिफॉर्म कर देते हैं कि अब कोई स्लैब नहीं होंगे सारों। तो 500 से नीचे 0 था, 500 के ऊपर 5% था और 2000 के ऊपर 12.5% था। उन्होंने कहा जी सबके ऊपर 5% कर देते हैं, हमने सब पे 5% कर दिया। इस तरह से फुटवेयर के ऊपर सब पे 5% कर दिया हम लोगों ने। जैसे ही हम करके बाहर निकले असेंबली के बाहर, वो कपड़े वाले भी खड़े थे और फुटवेयर वाले भी खड़े थे। वो जी बहुत अन्याय हो गया हमारे सामने। को क्यों? बोले जी पहले 500 के नीचे टैक्स नहीं लगता था, अब आपने 500 के नीचे भी 5% कर दिया। बोले जी यूपी में भी नहीं लगता, इधर भी नहीं लगता, इधर भी नहीं लगता, हरियाणा में भी नहीं लगता, हमारा सारा बिजनेस उठ के बाहर चला जाएगा। तो मैंने तुरंत टैक्स कमिश्नर को, मैंने और मनीष ने बुलाया, हमने कहा पता करो। उसने पता करके बताया, बोला हाँ जी ये तो गड़बड़ हो गई। अगले दिन असेंबली के अंदर हम लोगों ने उसको विड्रॉ कर लिया। हमने कहा जी ये एक इतनी बड़ी बात थी। उन्होंने कहा जी हम एड़ी चोटी का पसीना, एक बार ही सरकार अनाउंस कर दे तो फिर सरकार की मूंछ का सवाल होता है। सरकार कहती है जी अब तो अगले साल आना, अब इस साल नहीं, अब तो एक बार ही अनाउंस कर दिया। हमने 24 घंटे के अंदर तीनों टैक्स प्रपोजल्स हम लोगों ने विड्रॉ कर लिए। ट्रेड में हम कोई भी अनाउंसमेंट करते हैं, हम नॉर्मली जो बड़ी बड़ी ट्रेडर बॉडीज हैं उनसे सलाह करके करते हैं। 2-3 बड़े हार्श मेजर्स भी हम लोगों ने लिए, लेकिन पहले ट्रेडर्स की बॉडी को बुलाया, उनको समझाया, प्रोज एंड कॉन्स बताया कि देखो जी अगर ये नहीं करेंगे तो ये स्थिति है और करेंगे तो ये स्थिति, अब आप बताओ करना है कि नहीं करना। हमने कई स्ट्रॉन्ग मेजर्स इंप्लीमेंट किए ओनली बिकॉज वी टुक देम इन कॉन्फिडेंस। उनको कॉन्फिडेंस में लेके किया एंड दे एग्रीड। उन्होंने कहा जी इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, हमने वो ट्वीकिंग कर ली जो उन्होंने सुझाव दिए। एंड सो एवरीवन, वी कोई स्ट्राइक नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, एंड दे ऑल केम अलोंग विद अस। तो बहुत सारी चीजें हम आपको बताते मैं पूरी वो कर सकता हूं, लेकिन एक ये मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी ये, मुझे ये लगता है कि ये दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ सम काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशन दैट इज टेकिंग प्लेस, और इसके पीछे कुछ ना कुछ डिवाइन हो रहा है। 70 में से 67 सीट आना ये इंसानी काम नहीं हो सकता, ये कुदरती करिश्मा है। तो ये हमारी वजह से नहीं हो सकता, हम लोग बहुत छोटे हैं, हमारे पास पैसा भी नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है हम लोगों के पास, ये ऊपर वाला कुछ करवा रहा है। और वही मैं सोच रहा था, जितनी आज हम षड्यंत्रों के बीच में घिरे हुए हैं दिल्ली के अंदर, इतने बड़े बड़े षड्यंत्र हम लोगों के खिलाफ रचे जा रहे हैं, तो मैं कई बार ये सोचता हूँ कि यार अब भगवान ने यहाँ तक पहुंचाया है तो अब वही इसमें से बाहर निकालेगा और वही रास्ता दिखाएगा अपने आप। बस हमारा तो ये काम है कि जो प्रिंसिपल्स हैं उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जिस दिन हमने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, जनता भी साथ छोड़ देगी और ऊपर वाला भी साथ छोड़ देगा। वो हमें इसी वजह से थोड़े दिन पहले अभी वो CDI संदीप वाली, हमारे एक मिनिस्टर वाली, पहली बार शायद भारत में हो रहा है कि 3 मिनिस्टर्स को एक साथ के अंदर हमने गलत काम के लिए निकाला है। पहले तोमर साहब थे, उनकी लॉ डिग्री के ऊपर कुछ एक प्रश्न चिन्ह लगा था। दूसरा आसिम वाला था। आसिम के केस में मेरे एक वॉलंटियर ने SMS भेजा कि जी मंत्री ने किसी से 6 लाख रुपए मांगे हैं। मैंने कहा सबूत दो। उसने मेरे को एक लिंक भेजा, कहता है जी इस पे ऑडियो सुन लो। फिर उसने ये भी साथ में SMS भेजा, जी पार्टी की इज्जत का सवाल है, सरकार की इज्जत का सवाल है, मैं ये किसी को नहीं दूंगा, आप जो एक्शन लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, मैं इसको सीक्रेट रखूंगा। उसमें मैंने सुना वो एक्चुअली फोन के ऊपर, इट वाज अ फोन रिकॉर्डिंग, फोन के ऊपर किसी से 6 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। मैंने मनीष को बुलाया, मनीष ने सुना, मैंने पार्टी के टॉप लीडर्स को बुलाया, 8 घंटे हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको निकालना है। ना विपक्ष को पता था, ना बीजेपी को पता था, ना कांग्रेस को पता था, ना मीडिया को पता था। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको हमने कैबिनेट से बाहर निकाल दिया और उसके केस को हमने CBI को सौंप दिया। अगर पुलिस हमारे पास होती तो उसको पुलिस में अरेस्ट करा देते हम। अभी संदीप का केस हुआ, 8 बजे रात को मेरे पास CD आई, तुरंत हम लोगों ने अपनी मीटिंग बुलाई और 8:30 बजे हमने अनाउंस कर दिया दैट वी आर थ्रोइंग हिम आउट ऑफ द पार्टी एज वेल एज द गवर्नमेंट। तो अपने को किसी भी हालत में अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। पंजाब के अंदर मुझे अब ये लगता है कि सारा पंजाब तैयार है। आई सी अ ह्यूज लाइट, अ ह्यूज फ्यूचर नाउ। जो डार्क वाला समय था वो मुझे लगता है नाउ इट शुड बिकम पास्ट, और एक पूरा पंजाब भी तैयार है, सब लोग तैयार हैं। जैसा भी भगवंत जी ने भी कहा, गोपी साहब ने भी कहा
ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये हम सब लोगों की लड़ाई है। हम बहुत छोटे लोग हैं। आज मैं मेरी पार्टी का अगर बैंक अकाउंट दिखाऊं, मेरे अकाउंट के अंदर 1-1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे नहीं है आज भी। पंजाब चुनाव कैसे लड़ेंगे? 1-1.5 करोड़ रुपए में स्टेट के चुनाव लड़े जाते हैं। उसी तरह से हम दिल्ली के चुनाव लड़े थे। दिल्ली के चुनाव हम नहीं लड़े थे, दिल्ली के चुनाव जनता लड़ी थी। जनता घर घर गई थी, हमारे लिए नहीं गई थी, अपने बच्चों के लिए गई थी, अपने बच्चों के भविष्य के लिए गई थी। पंजाब के चुनाव भी होंगे, लड़े जाएंगे, बिना पैसे के लड़े जाएंगे। हमारे पास आज भी पैसा नहीं है, जबकि ये शायद पहली पार्टी होगी, रूलिंग पार्टी है। 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए सत्ता चलाते चलाते। हमारे देश के अंदर एक प्रिंसिपल है, जब भी कोई पकड़ा जाता है कहता है जी पार्टी के लिए लिया था पैसे, तो जो वो कहते हैं ना पार्टी के लिए लिया था, लोग कहते हैं हाँ ठीक है पार्टी के लिए तो बनता है। पर्सनल इंटीग्रिटी ठीक है, पर्सनली नहीं लिया था, पार्टी के लिए लिया था, ये बहाना लोग ठीक ठाक मानते हैं। मुझे लगता है ये दोनों ही बहाने गलत है। पार्टी के लिए लेना भी गलत है। सड़क बननी थी 2 करोड़ रुपए की, उसमें से तूने 50 लाख रुपए अपनी पार्टी के लिए ले लिए, तो सड़क तो खराब हो गई ना। तो पार्टी के लिए भी लेना गलत है, अपने लिए भी लेना गलत है। आज मैं अपने दिल्ली में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को बोल दूं हर ठेके के अंदर 10% पार्टी फंड में जमा करा दिया करो, मुझे लगता है 150-200 करोड़ रुपए तो अभी तक कमा लेते हैं हम लोग बड़े आराम से। एक पैसा नहीं हमारे पास, लेकिन अपनी सच्चाई है, अपनी ईमानदारी है। और इसी वजह से वो मैं हमेशा कहता हूं जब सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलते हो तो इस कायनात की सारी शक्तियां आपकी मदद करती है। फिर आपको पैसा इकट्ठा नहीं करना, फिर वो शक्तियां आपके लिए पैसा इकट्ठा करती है। सो आप सब लोगों को मिलकर ये चुनाव लड़ना है। हमारे बस की बात नहीं है चुनाव लड़ना, ये चुनाव आपका है, हमारा नहीं है। इस टेबल के इस तरफ वाले लोगों का नहीं, हम सब लोगों का है ये चुनाव। एक उम्मीद की किरण जागी है और अब सब लोगों को मिलके इसे आगे बढ़ाना है। लास्ट में एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूं, अभी कुछ सजेशंस आए थे। ये जो हमारी मैनिफेस्टो बनाने की जो कार्रवाई है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली एयर कंडीशन कमरे में बैठ के मैनिफेस्टो बनते हैं, हम लोग ऐसे मैनिफेस्टो नहीं बनाते। हम जनता के बीच में जा जाके छोटी छोटी मीटिंग्स करते हैं। आप लोगों के जो भी सुझाव हो प्लीज फील फ्री टू सेंड इट टू भगवंत मान जी, घुग्गी जी, हिम्मत जी को भेज दीजिए, जर्नैल सिंह को भेज दीजिए, किसी को भी सजेशंस भेज दीजिए। ऑल द गुड पॉइंट्स, आपने 3-4 पॉइंट्स दिए थे सर, अगर थोड़ा सा लिख के दे दे तो वी विल बी एबल टू इनकॉर्पोरेट। जो भी आपके अच्छे सुझाव हैं आपका मेरे पास है, बट दिस इज ऑलरेडी, आपके सारे पॉइंट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। मैं कह रहा हूं दिल्ली वाले इधर लेके आइए। अच्छा ठीक है, ज्यादा सजेशंस और पंजाब, राइट। सो आपके जितने भी अच्छे सजेशंस हैं प्लीज आप हमें दीजिएगा, वी विल इनकॉर्पोरेट ऑल एंड दैट विल बिकम द विजन एंड द ड्रीम फॉर पंजाब। थैंक यू सो मच।